वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम तैयारी कर रहे हैं सीटेट की और मैं आपको अपर प्राइमरी में साइंस की तैयारी करा रही हूं और हमने सारी सीरीज़ कंप्लीट कर ली हैं। सारी थ्योरी हमने पढ़ी है, सारे टॉपिक डिटेल में मैंने समझाए, उनके प्रीवियस ईयर हैंड टू हैंड कराए, साथ में पेडागोजी के नोट्स कराए और उनके प्रीवियस ईयर पेडागोजी के सारे प्रीवियस ईयर मैंने आपको डिटेल में अच्छे से समझा दिए। तो यहाँ आपकी थ्योरी भी कंप्लीट हो गई, पेडागोजी भी कंप्लीट हो गई। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ बची है वो है आपके प्रैक्टिस सेट, और आज से हम प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे जिसमें आज हमारा पहला प्रैक्टिस सेट होगा। देखिए, इसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज तभी होगा जब आपने सारी टॉपिक की सीरीज़ देख ली है, पेडागोजी की सीरीज़ देख ली है और उन्हीं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिए हैं। और अगर अभी तक नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी प्लेलिस्ट के लिंक हैं, जाइए और उनको ज़रूर देखिए और बार बार उनको देखना है, रिवीजन करना है और इन प्रैक्टिस सेट को करना है। ये एग्ज़ाम तक चलेंगे और आप देखिएगा आपके बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे, बहुत बहुत ज़्यादा, कि आप 30 आउट ऑफ 30 भी सीटेट साइंस में ला सकते हैं। इतनी श्योरिटी मैं ले रही हूँ आपकी। बस आप मैम पर इसी तरह भरोसा रखिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। आज हम 12 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन कल से हम 15 क्वेश्चन करेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन कंटेंट के होंगे, 3-4 क्वेश्चन मैं पेडागोजी के भी उनमें डाल दिया करूँगी। तो इस तरह से एग्ज़ाम तक आपका पूरा सीटेट साइंस जो है वो कवर हो जाएगा। दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी में भी क्वेश्चन होंगे आपके, इंग्लिश में भी क्वेश्चन होंगे। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन होंगे पूरे एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, क्योंकि सीटेट में सब कुछ एनसीईआरटी पर ही आधारित होकर आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। अब ऐसा नहीं है कि मैंने एसएससी के साइंस के क्वेश्चन डाल दिए, रेलवे के साइंस के क्वेश्चन डाल दिए, नहीं। अभी सिर्फ आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की। तो उसी के पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए यहाँ मैंने क्वेश्चन बनाए हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी साइंस के कुछ भी क्वेश्चन उठाकर सिर्फ डाल दिए हैं, सिर्फ एक जिम्मेदारी है जो पूरी कर दी, नहीं। मेरा पूरा फोकस ये है कि मेरे सारे स्टूडेंट सीटेट साइंस में बहुत बहुत अच्छा स्कोर करें। तो उसी को ध्यान में रखते ये प्रैक्टिस सेट बनाए जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी साइंस के लिए, तो सभी को ध्यान में देखते हुए आपको करना है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पार्ट ऑफ द आई विच कंट्रोल्स द लाइट एंटरिंग इज कॉल्ड। आँख का हिस्सा जो प्रकाश में प्रवेश को नियंत्रित करता है उसे कहा जाता है। कहने का मतलब, जब लाइट आपकी आंखों में आती है, कभी बहुत ज़्यादा लाइट आती है तो आपकी जो आइज़ हैं उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाती हैं। कभी जो लाइट होती है ना वो बहुत कम आती है तो आपकी आंखें जो है ना आप फैला लेते हो ताकि ज़्यादा लाइट अंदर जाए। तो ये जो लाइट का एडजस्टमेंट है हमारी आइज़ में, ये कौन करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ये हमारी पुतली करती हैं, आइरिस करती हैं। देखिए, जो हमारी आइज़ होती है उसके सेंटर में इस तरह से गोला होता है और ये जो आइरिस होता है, ये पुतली होता है, यही गोला होता है और यही हमारा कलर डिसाइड करता है आइज़ का। जैसे बहुत का आइरिस कैसा होता है, ब्राउन होता है, कुछ का ब्लैक होता है, कुछ का ब्लू होता है। तो याद रखिए, क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि हमारा कलर डिसाइड कौन करता है आँख में, आइरिस करता है। अगर आइरिस ब्लू है, एक पिगमेंट होता है जो कलर डिसाइड करता है आइरिस के अंदर। अगर वो पिगमेंट ब्लू है तो आइस में का कलर ब्लू होगा, क्योंकि आइरिस का कलर ब्लू है। ब्लैक होगा, ब्राउन होगा। और यही आइरिस क्या करता है, जब लाइट एंटर करती है और जब लाइट ज़्यादा अमाउंट में होती है तो ये आइरिस सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है, जिससे प्रकाश कम मात्रा में जाए। और जब लाइट कम होती है बाहर तो ये आइरिस बड़ा हो जाता है ताकि ज़्यादा मात्रा में जो प्रकाश है वो अंदर आ सके। तो ये लाइट का कंट्रोल कौन कर रहा है, आइरिस। ठीक है, यहाँ पर ये क्लियर हुआ। और देखिए, जो आई से और क्वेश्चन बनते हैं सीटेट में वो कुछ इस तरह से बनते हैं। एक डायग्राम दे देंगे और आपसे पूछेंगे बताइए कि आइस के कौन कौन से पार्ट हैं। ये जैसे नंबर 1 पर है, ये क्या हो जाएगा, कॉर्नर पे ये आपकी सीलियरी मसल्स होती हैं। यहाँ पर जो आपकी आंखों के कोनों, दोनों कोनों में होंगी सीलियरी मसल्स। और कभी कभी जब हमारी आंख में कुछ गिर जाता है तो हमें कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, ये रेड हो जाती हैं। तो ये कॉर्नर में क्या है, आपकी सीलियरी मसल्स हैं। उसके बाद नंबर 2 पर देखिए, ये जो ब्लैक ब्लैक सा दोनों तरफ है इस तरह से, यही आपका क्या होता है, आइरिस होता है, पुतली होता है। नंबर 3 में देखिए, जो सेंटर में दिख रहा है इस तरह से बना हुआ, ये आपका होता है लेंस जी। और जो हमारी आइस के अंदर होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। नंबर 4 पर देखिए, एक परत तो सबसे ऊपर ऐसे जा रही है, उसके ऊपर एक परत और ऐसे जा रही है, ये नंबर 4 है। ये क्या है आपका, ये आपका कॉर्निया होता है। याद रखिए, नंबर 4 पर क्या है, ये कॉर्निया। और सीटेट में पूछा गया है एक बार कॉर्निया के बारे में, तो याद रखिए इस तरह से ये वाला दूसरी वाली जो लाइन जा रही है वो क्या है, कॉर्निया है। और ये सीटेट में आया है। ठीक है, उसके बाद देखिए अंदर की तरफ इस तरह से बहुत सारी ऐसे बनी हुई है इस तरह से। तो ये क्या है आपकी, ये आपकी होती है दृष्टि पटल, रेटिना, जहाँ पर आपकी इमेज बनती है।
जो भी आप देखते हैं उसकी इमेज कहाँ बन जाती है, आपके पीछे यहाँ पर रेटिना में बन जाती है। तो नंबर 5 पर रेटिना हो गया। नंबर 6 पर ये यहाँ पर क्या दिखाने की कोशिश की गई है, ऑप्टिक नर्व्स। नर्व्स क्या करती हैं, जो इमेज आपकी बनी आइरिस में उसको आपके मस्तिष्क तक लेकर जाती हैं और फिर आपको वो चीज़ दिखाई दे जाती है। तो इस तरह से सीटेट में क्वेश्चन बनते हैं आपके आइज से, और बने हैं, आप देख सकते हैं। तो मैंने पूरी कोशिश करी है कि ये आपको क्लियर हो जाए, और मुझे लगता है क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। मॉर्निंग स्टार इज द नेम गिवन टू, भोर के तारे को दिया गया नाम है। यहाँ पर सीधा सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लैनेट वीनस, शुक्र ग्रह। इसी को हम भोर का तारा और सांझ का तारा कहते हैं, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब सन मॉर्निंग में राइज करता है तो ये सन से ज़्यादा ब्राइट होता है, सन से ज़्यादा चमकता है मॉर्निंग में भी, और जैसे ही सूरज छिप रहा होता है शाम को, तो उस समय भी जो वीनस प्लैनेट होता है ये सन से ज़्यादा ब्राइट चमकता है। इसलिए इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार, भोर का तारा और सांझ का तारा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इलेक्ट्रिक करंट इज टू बी पास फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, फॉर दिस पर्पस द टू बॉडीज मस्ट बी ज्वाइंड बाय। विद्युत का प्रवाह होना है एक निकाय से दूसरे निकाय में, तो इस प्रयोजन के लिए दोनों निकाय को सम्मिलित होना चाहिए। किससे ज्वाइन होना चाहिए? देखिए, विद्युत का प्रवाह, इलेक्ट्रिक करंट को प्रवाह होने के लिए हमें कंडक्टर का यूज़ करना होगा, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बड़ी आसानी से फ्लो हो सके। कॉटन थ्रेड, प्लास्टिक स्ट्रिंग, रबर बैंड, ये सब विद्युत के चालक नहीं होते, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होते, करंट यहाँ से फ्लो नहीं कर सकता। तो ये सब बाहर हो जाएंगे। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉपर वायर, तांबे का तार, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक करंट का अच्छा कंडक्टर होता है। इसमें से आसानी से जो करंट है वो आसानी से प्रवाह हो जाता है। तो एक बॉडी को जब दूसरी बॉडी से ज्वाइन करना है तो हम किसका यूज़ कर सकते हैं? कॉपर वायर, तांबे का तार का यूज़ करेंगे, और ये इजीली अवेलेबल भी होता है और चीप भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन विद्युत का चालन नहीं करेगा? देखिए, हमने पढ़ा था लेमन जूस और विनेगर, नींबू का रस और सिरका, ये हमारे अम्ल होते हैं, एसिड होते हैं। यहाँ पर रिएक्शन बड़े अच्छे से हो जाती हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो जाता है। तो ये तो आंसर नहीं होंगे। और ऐसे ही हमारा टैप वाटर, जो नल का पानी होता है, इसमें भी बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और बहुत से आयन होते हैं, जो बड़ी आसानी से रिएक्शन कर लेते हैं और जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। तो ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर टी, वेजिटेबल ऑयल, वनस्पति तेल। यहाँ पर आयन इजीली जो है कंबाइन नहीं करेंगे, रिएक्शन नहीं करेंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है वो नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, सीटेट में बहुत बार क्वेश्चन बना है, टैप वाटर की जगह डिस्टिल्ड वाटर अगर हो तो बहुत चेंज हो जाएगा। टैप वाटर में तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी क्योंकि बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं, लेकिन जो डिस्टिल्ड वाटर होता है ना, जिसे हम आसुत जल बोलते हैं, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता, वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में होता है। इसी की वजह से उसमें रिएक्शन नहीं होती हैं और वो विद्युत का जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसका अच्छा चालक नहीं होता। याद रखिए, डिस्टिल्ड वाटर चालक नहीं है, जबकि जो टैप वाटर होता है, नल का पानी होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। फिलहाल यहाँ पर आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। लाइट इज फॉलिंग ऑन द सरफेस S1, S2, S3 एज शोन। लाइट हमारा प्रकाश हो गया, 3 सरफेस पर गिर रहा है, फॉल कर रहा है सरफेस पर, जिसे हम हिंदी में पृष्ठ बोलते हैं, S1, S2 और S3, जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं। ऑन विच सरफेस द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपतन कोण जो है वो हमारा परावर्तन कोण के बराबर होगा, ये हमें बताना है तीनों डायग्राम में से। ओनली S1, S1 और S2, S2 और S3, या फिर ऑल ऑफ द 3 सरफेस। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑल द 3 सरफेस। क्यों? क्योंकि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर हमेशा होता है, चाहे आपका सरफेस स्मूथ हो, चाहे आपका सरफेस रफ हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, यहाँ पर जैसे रे आई तो ये टकराने के बाद ऐसे हो जाएगी, ये आई ऐसे हो जाएगी, ये आई ऐसे, यहाँ पर पैरेलल होगा, यहाँ पर स्ट्रेट होगा। लेकिन जो रफ सरफेस होता है वहाँ पर भी हमें ऐसा लगता तो है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर नहीं है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर नहीं है, पर लेकिन रफ सरफेस, जैसे ये रफ सरफेस हैं दोनों, तो इन दोनों में भी एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होगा। जैसे ये इस तरह से आया तो ये इस तरह से जाएगा, ये इस तरह से आया तो ये इस तरह से जाएगा, ये इस तरह से आया तो हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, लेकिन चेंजेस नहीं होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन बराबर होगा। ये ऐसे आया तो ये ऐसे हो सकती है, ये ऐसे आया तो ये ऐसे हो सकती है, ये ऐसे आया तो ये ऐसे हो सकती है, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होगा। इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। फ्रिक्शन एक्ट ऑन अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड, घर्षण जमीन पर उड़ती हुई गेंद पर काम करता है। जी हाँ, जो गेंद के पार्टिकल हैं और जो ज़मीन के पार्टिकल हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से वहाँ पर घर्षण कार्य करेगा और बॉल जो है वो कुछ समय बाद रुक जाएगी। तो ये ऑप्शन तो सही है। फ्रिक्शन एक्ट ऑन अ बोट मूविंग ऑन वाटर, घर्षण पानी पर चलती नाव पर कार्य करता है। जी हाँ, जो पानी के पार्टिकल हैं वो क्या करेंगे, जो बोट है उसके पार्टिकल के साथ अटैच होंगे, जिसकी वजह से वहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स कार्य करेगा। अगर हम बोट को स्पीड नहीं देंगे तो वो कुछ समय बाद रुक जाएगी। फ्रिक्शन वर्क ऑन अ स्मूथ रोड मूविंग बाइसिकल, भले ही सरफेस स्मूथ है तो वहाँ पर फ्रिक्शन कम हो सकता है, लेकिन फ्रिक्शन कार्य ज़रूर करेगा, क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो कोई भी चीज़ चलेगी नहीं, और अगर वो चल रही है तो वो कभी रुकेगी नहीं। तो फ्रिक्शन तो हमेशा कार्य करता है। एक चिकनी सड़क पर चलती साइकिल पर घर्षण कार्य करता है। जी हाँ, फ्रिक्शन डज नॉट एक्ट ऑन अ बॉल मूविंग थ्रू द एयर, यही यहाँ पर गलत हो जाएगा। घर्षण हवा के माध्यम में चलती गेंद पर कार्य नहीं करता, बल्कि ये चलती गेंद पर कार्य करता है। आप ये मत सोचिएगा कि मैंने एक हवा में गेंद को फेंका है तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा। वहाँ पर भी फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, घर्षण बल वहाँ पर भी कार्य कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो एयर के पार्टिकल हैं वो बॉल के साथ अट्रैक्ट हो रहे हैं और जिसकी वजह से फ्रिक्शन वहाँ पर भी कार्य कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर लिखा है डज नॉट, जबकि यहाँ पर ये कार्य करता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ड्यूरिंग ड्राई वेदर वाइल कॉम्बिंग हेयर समटाइम वी एक्सपीरियंस हेयर फ्लाइंग अपार्ट, द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इज। सूक्ष्म मौसम के दौरान बालों में कंघी करते समय कभी कभी हम देखते हैं जो बाल होते हैं हमारे वो उड़ने लगते हैं, ऐसा अनुभव हमें होता है। इसके लिए जिम्मेदार बल है, देखिए यहाँ पर कार्य करता है आपका ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, विद्युत बल होता है। ये कैसा बल होता है? यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फ्लो तो नहीं करते, लेकिन जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के साथ रब्ड करी जाती है, उनको रगड़ा जाता है, तो उससे क्या होता है, जो उसके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चार्ज हो जाते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज हैं वो एक तरफ आ जाएंगे और दूसरे ऑब्जेक्ट के पॉजिटिव चार्ज को वो अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, या फिर अगर वो नेगेटिव हैं तो वो दूर जाने लगेंगे। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो तो नहीं करते, लेकिन क्या होते हैं, चार्ज हो जाते हैं, एक तरफ आ जाते हैं, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वहाँ पर कार्य करने लगता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अ ब्रिक इज केप्ट इन 3 डिफरेंट वेज ऑन अ टेबल एज शोन इन फिगर। देखिए एक ईंट को अलग अलग तरीके से मेज पर रखा गया है, जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं। ए में कुछ इस तरह से रखा गया ब्रिक को, बी में फिर इस पोजीशन में रखा गया, फिर सी में कुछ इस तरह से जो आपकी ईंट है उसको मेज पर रखा गया। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्रिक ऑन द टेबल विल बी, ईंट द्वारा मेज पर लगा गया दाब किसमें सबसे ज़्यादा होगा या कम होगा वो हमें बताना है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मैक्सिमम इन पोजीशन ए, क्योंकि ये हमने पढ़ा था जो प्रेशर होता है वो एरिया पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा एरिया होगा प्रेशर उतना कम होगा, और जितना ज़्यादा एरिया जो है वो कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। ये उल्टा चलता है। देखिए यहाँ पर क्या है, ये कम जगह घेर रही है, यहाँ पर क्षेत्रफल जो एरिया है वो कम है, तो इसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा होगा, तो मैक्सिमम इन पोजीशन ए होगा। बाकी यहाँ पर एरिया ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर प्रेशर कम हो जाएगा। जैसे आपने कूली को देखा होगा, जब कूली कोई सामान को अपने सिर पर रखता है तो वो सिर पर क्या कर लेता है, एक अंगोछा सा गोल गोल बांध लेता है। वो क्यों बांध लेता है? क्योंकि वो अपने सिर का क्षेत्रफल जो है वो बढ़ा लेता है, एरिया को बढ़ा लेता है, और एरिया के बढ़ जाने से क्या होता है, प्रेशर कम लगता है, तो इसलिए ही वो ऐसा करता है। तो क्षेत्रफल पर डायरेक्ट डिपेंड करता है प्रेशर, इन्वर्सली डिपेंड करता है। अगर क्षेत्रफल ज़्यादा तो प्रेशर कम, और अगर क्षेत्रफल कम तो प्रेशर ज़्यादा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में क्षेत्रफल कम है, एरिया कम है, तो प्रेशर ज़्यादा हो गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, रिप्रोडक्शन बाय बडिंग टेक प्लेस इन, मुकुलन द्वारा प्रजनन की प्रक्रिया किसमें होती है? तो यहाँ पर सीधा सीधा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रा। ये हमने पढ़ा भी था। देखिए जो हाइड्रा होता है वो कुछ इस तरह से होता है। तो यहाँ पर क्या होते हैं, बड निकलते हैं, मुकुल निकलते हैं पहले इस तरह से, और फिर बाद में ये मुकुली क्या होते हैं, इस हाइड्रा से अलग हो जाते हैं। इसे ही हम क्या बोलते हैं, मुकुलन बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं। तो ये जो रिप्रोडक्शन होता है एक हाइड्रा से जब बड के द्वारा दूसरा हाइड्रा बन जाता है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं, और ये किस में होती है, हमारे हाइड्रा में होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज़ ट्रू फॉर सेल। कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वो हमें बताना है। सेल कैन इजीली सीन विद द नेकेड आइज। कोशिका को नग्न आँखों से आसानी से देखा जा सकता है, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। सेल को आप बहुत से ऑर्गेनिज्म है जहाँ पर आप आसानी से नहीं देख सकते, ज़्यादातर आपको माइक्रोस्कोप से ही उन्हें देखना पड़ता है, तो ये यहाँ पर गलत हो गया। इंसेक्ट एग इज़ नॉट अ सेल। कीट के अंडे में कोशिका नहीं होती, ये भी गलत हो जाएगा। कीट के अंडे में एक कोशिका होती है, वो एक कोशिका होता है, यूनिसेलुलर होता है, तो ये भी गलत हो गया। अ सिंगल सेल कैन परफॉर्म ऑल द फंक्शन इन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये सही हो जाएगा कि जो एकल कोशिका होती है वो एक कोशिकीय जीवों में सभी कार्य कर सकती है। जैसे अमीबा होता है, वो खाना भी बना सकता है, वो क्या करता है, पूरा अपना डाइजेस्ट भी करता है खाने को, उसके बाद उसको एक्सक्रीट भी करता है। तो अमीबा एक सिंगल सेल है और वो सब कार्य कर सकता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो गया कि सिंगल सेल जो कोशिका होती है किसी ऑर्गेनिज्म में वो सभी कार्य कर सकती है। बाकी द साइज एंड द शेप ऑफ द सेल इन इज यूनिफॉर्म इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कोशिका की आकृति और आकार जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनमें समान होती है, ये गलत हो जाएगा। जैसे हम ह्यूमन बॉडी में ले लें तो सारे सेल की जो शेप और साइज़ है वो यूनिफॉर्म नहीं है। अगर मैं नर्व सेल की बात करूँ तो वो लंबे होते हैं, ठीक है, अलग अलग तरह के सेल हैं हमारी बॉडी में, कुछ राउंड होते हैं, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी इज लीस्ट डेवलप्ड अमंग स्टूडेंट बाय द एक्टिविटी बेस्ड साइंस एजुकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा गुण गतिविधि आधारित विज्ञान शिक्षा के द्वारा बच्चों में सबसे कम विकसित होता है। कि जब हम एक्टिविटी बेस्ड साइंस एजुकेशन बच्चों को करा रहे हैं, गतिविधियाँ करा रहे हैं, तो वहाँ पर सबसे कम लीस्ट क्वालिटी किस पर सबसे कम ध्यान दिया जाता है, तो आप मुझे यहाँ पर बताइए। तो यहाँ पर सीधा सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेमोराइजेशन, याद करना, इस पर सबसे कम फोकस होता है। बाकी ओपन माइंडेडनेस, क्वेश्चनिंग, क्यूरियोसिटी, ये सारी एक्टिविटी में बच्चों की डेवलप करी जाती हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो गया। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन नंबर 12, अ स्टूडेंट वांट टू डिस्कस स्वाइन फ्लू शोइंग अ न्यूज़पेपर क्लिपिंग, द डिजीज इज नॉट मेंशन्ड इन हिज टेक्स्ट बुक, अ साइंस टीचर यू। एक शिक्षार्थी समाचार पत्र की क्लिपिंग को प्रदर्शित करते हुए स्वाइन फ्लू के बारे में चर्चा करना चाहता है क्लास में। पाठ्य पुस्तक में इस रोग का उल्लेख नहीं है, तो एक विज्ञान शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। देखिए, एक बच्चा आता है, कोई समाचार पेपर की क्लिपिंग आपको दिखाता है और उसमें स्वाइन फ्लू के बारे में लिखा हुआ है, तो उस पर चर्चा करना चाहता है, वो उसके सिलेबस में नहीं है, उसकी बुक में नहीं है, तो एक साइंस के टीचर के रूप में आप क्या करेंगे, ये हमें बताना है। वुड रीड द न्यूज़पेपर क्लिपिंग इन द क्लास बट टेल चिल्ड्रन इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस हैंस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ऐसा आप बिल्कुल नहीं करेंगे। बच्चा कोई नई चीज़ सीख कर आया और आपसे पूछना चाह रहा है और आप उससे ये बोल देंगे कि सिलेबस का पार्ट नहीं है और ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये चीज़ गलत हो जाएगी, ये यहाँ पर बाहर हो गया। वुड डिस्कस स्वाइन फ्लू एंड टेल चिल्ड्रन टू ब्रिंग मोर साइंस रिलेटेड आर्टिकल टू द क्लास। जी हाँ, आप ऐसा ही करेंगे। आप एक तो उसको डिस्कस करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे और साथ में बच्चों को, चिल्ड्रन को बोलेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ही आर्टिकल, ऐसे टॉपिक के बारे में जो साइंस से रिलेट करते हुए हैं, विज्ञान से जिनका संबंध है, उनको लेकर आएँ और उनके बारे में हम क्लास में चर्चा करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, सेकेंड ऑप्शन। यहाँ पर मैंने हिंदी में खाली आंसर में सेकेंड ऑप्शन दे दिया है, जगह कम थी इस वजह से। स्वाइन फ्लू के बारे में चर्चा करेंगे और कक्षा में विज्ञान से संबंधित और अधिक चीज़ें लाने के लिए बच्चे से कहेंगे, तो ये यहाँ पर 2 है, तो ऑप्शन नंबर 2 ही यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। बाकी देख लेते हैं। आस्क द चिल्ड्रन टू मीट यू आफ्टर द क्लास टू डिस्कस सच आर्टिकल सो दैट द प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस इज कंप्लीटेड फर्स्ट। ये चीज़ करने के लिए कि बच्चे से आप ये कहेंगे कि आप उनसे कक्षा के बाद में मिलिए ताकि मैं आपको समझा दूँ, और ये चीज़ हम क्यों कर रहे हैं, ताकि जो सिलेबस है वो टाइम पर हो जाए और ऐसे ज़्यादा समय व्यर्थ ना हो इन चीज़ों में। तो ये चीज़ भी गलत है, हम बच्चों को बताएंगे, एक बच्चे को नहीं, सभी बच्चे को हम वो चीज़ बताने की कोशिश करेंगे, तो ये भी गलत हो गया। वुड टेल द चाइल्ड दैट इट इज़ बियॉन्ड द सिलेबस, ये आपकी पाठ्यचर्या जो है उससे बाहर है, सिलेबस से बाहर है, एंड नॉट टू बी डिस्कस्ड इन द क्लास, इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए क्लास में, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सेकंड ही यहाँ पर सही होगा। तो इस तरह से आज हमने प्रैक्टिस सेट करा और 12 क्वेश्चन देखे। कल से हम 15 क्वेश्चन देखेंगे। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस तरह से आपको ये क्वेश्चन लगे और कितने आपके सही रहे। आप खुद से पॉज करके खुद से चेक करा करिए कि आपको कितने इनमें आते हैं। आपको सबसे ज़्यादा लाइक करना है, सपोर्ट करना है, शेयर बहुत ज़्यादा करना है और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।